अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक रिसर्च पेपर है परफॉर्मेंस इफेक्टिव एंड लो कॉम्प्लेक्सिटी टास्क शेड्यूलिंग फॉर हेटेरोजेनियस कंप्यूटिंग। इस रिसर्च पेपर की जो है वर्किंग को देखेंगे और ये रिसर्च पेपर जो है 2002 का पब्लिश्ड है। इसके अंदर हेफ्ट और CPOP और एल्गोरिदम जो था वो फर्स्ट टाइम प्रपोज हुआ है। और ये थोड़ा सा आपको रिसर्च पेपर ओवरव्यू करवा दूं। ये वो डैग है जो इसके अंदर जो एक एग्जीक्यूट करके उन्होंने पूरा एक एग्जांपल की फॉर्म में दिखाया है। और ये टेबल भी उसके साथ मुंसलिक है जो डैग की जो कंप्यूटेशन कॉस्ट को दिखा रहा है। ये नीचे जो दो आप देख रहे हैं ग्राफ्स, एक्चुअली ये जो है शेड्यूलिंग है हुई है। लेफ़्ट वाला हेफ्ट के जो शेड्यूलिंग के बाद जो रिज़ल्ट्स हैं ग्राफ प्लॉट हुआ हुआ है, और दूसरा जो राइट वाला है ये बेसिकली CPOP के ऊपर जो एल्गोरिदम लगाने के बाद जो ग्राफ प्लॉट हुआ टाइमलाइन पे वो दिखाया गया। चलें हम मूव करते हैं अपने वर्किंग की जानिब। ये बेसिकली वो डैग है जो इस रिसर्च पेपर के अंदर आपको शो ऑफ हो रहा था। हमने उसको यहाँ पे अपने पास ज़रा नोट डाउन कर लिया है। सेम डैग है, आप उसको चेक कर सकते हैं। ये देख लें, इसके ऊपर सेम वैल्यूज़ हैं, इनकी भी सेम नोड्स हैं, सेम वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको करना ये होगा कि आप रैंक अप निकाल लें। और दो चीज़ें हमें दरकार होती हैं, रैंक अप और रैंक डाउन। और पर्पज़ इस रैंक अप और रैंक डाउन निकालने का यही है कि जो हेफ्ट है उसके लिए हमें रैंक अप की ज़रूरत पेश आती है, हेफ्ट एल्गोरिदम के लिए मोस्टली। सो जब जहाँ तक रैंक डाउन निकालने का सवाल है तो वो बेसिकली हम रैंक अप और रैंक डाउन को दोनों को उनका सम अप जो होता है ना, वो सम हम यूज़ करते हैं बेसिकली अपने CPOP एल्गोरिदम में। तो हम पहले रैंक अप को देख लेते हैं। रैंक अप का ये फार्मूला लिखा गया है बेसिकली, और ये एक फार्मूला मैथमेटिकल फार्मूला है। इसमें एक जनरल फार्मूला दिया गया है और दूसरी तरफ जो स्टार्टिंग पोजीशन है जहाँ से आपने रैंक अप पहली नोड का निकालना है उसका भी एक नीचे सेकंड जो फार्मूला लिखा गया है वो वहाँ जहाँ से आपने रैंक अप निकालना शुरू करना है। तो ये आपके सामने डैग आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये देख रहे हैं ये टास्क 1 से लेकर 10 तक इसकी डिफरेंट कंप्यूटेशन कॉस्ट है। 3 प्रोसेसर्स हैं तो उसके ऊपर मुख्तलिफ इसके कंप्यूटेशन कॉस्ट्स हैं। हमने इनका एवरेज ले लिया जिसको हमने यहाँ पे शो किया है कि WI जो है एवरेज कंप्यूटेशन कॉस्ट्स है। WI हमने ले लिया, इन तीनों कंप्यूटेशन कॉस्ट का एवरेज लेके हमने उसको यहाँ मेंशन कर दिया WI के कॉलम में। उसके बाद यहाँ सक्सेसर की हेडिंग हमने दे दी। सक्सेसर के अंदर किसी भी टास्क के जो सक्सेसर टास्क हैं, जैसे एज्यूम कर ले कि टास्क नंबर 1 है और इसके जो सक्सेसर्स हैं हमें यहाँ दिख रहे हैं 2, 3, 4, 5 और 6 हैं जो उसके अल्टीमेट सक्सेसर है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह हम देखते जाए तो टास्क 2 का 2 सक्सेसर्स हैं 8 और 9, हमने उनको भी यहाँ में चेक कर दिया। सिमिलरली आप देखते जाएँ तो ये जो लास्ट टास्क है टास्क 10, इसके ऊपर आप देख लें कि इसका जो है सक्सेसर कोई नहीं है क्योंकि इसका फर्दर कोई सक्सेसर एग्जिस्ट नहीं करते। हमने ये रैंक अप निकाल ली है। हम इसकी इंडिविजुअल रैंक अप की जो कंप्यूटेशन है वो भी आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे। हमने इस कॉलम के अंदर रैंक अप की जो वैल्यूज़ हैं आपको फ़िलहाल यहाँ शो ऑफ कर दी हैं। जो टास्क 1 की कंप्यूट की हैं हमने सिमिलर इतना करते करते टास्क 10 तक की यहाँ नोट डाउन करवा दी हैं आपको। जो तरीक़ाकार है कंप्यूटेशन का वो ये है कि आपने सबसे पहले जो इसका एग्ज़िट है टास्क है, आप सबसे पहले उसकी जो इसी एग्ज़िट नोड है, जो इस डैग की एग्ज़िट नोड है उसका आपने सबसे पहले कंप्यूट करना है रैंक अप, और वो होगा आपकी सेकंड इक्वेशन के थ्रू जो नीचे ये सेकंड नंबर मेंशन्ड है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है 10th नोड का हमने रैंक अप निकालना है। उसके लिए सिर्फ हमने ये एवरेज कंप्यूटेशन कॉस्ट जो है उसकी वैल्यू को हम देखेंगे। जैसे WI की वैल्यू यहाँ पे 14.667 है तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया कि जो एग्जिट नोड है उसका रैंक अप जो है 14.667 है।
इसी तरह सिमिलरली जब हम ये जो एंट्री नोड है आपकी जो रैंक अप निकालने के इसके बाद जब नेक्स्ट नोड पे मूव ऑन करते हैं तो उसका फार्मूला ये ऊपर लिखा गया। इस फार्मूले में बेसिकली क्या है कि आप डब्ल्यू आई की वैल्यू है, डब्ल्यू आई बेसिकली एवरेज कंप्यूटेशन कॉस्ट्स हैं, और उसके बाद प्लस का निशान है, उसके बाद ये आपको मैक्सिमम एक बता रहा है कि आपने जो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं इसमें से आपने मैक्सिमम कलेक्ट करना है, मैक्सिमम वैल्यू कलेक्ट करनी है। और इस ब्रैकेट के अंदर होगा क्या, इसके अंदर बेसिकली जो भी नोड आप बेसिकली जिसका रैंक अप निकालना चाह रहे हैं उसके जितने भी सक्सेसर्स हैं उनकी जो है ना जो ये एक कंप्यूटेशन जो उनकी कम्युनिकेशन कॉस्ट है बेसिकली वो, और उस नोड का रैंक अप जो है वो इस पैरेंथेसिस के अंदर आएगा। मैं एक एग्जांपल से आपको उसको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि रैंक अप हम 9th नोड का निकाल रहे हैं और इसमें हमने डब्ल्यू आई की वैल्यू जो 16.667 है यहाँ से आई है। ये जो डब्ल्यू आई की वैल्यू आपको यहाँ देख रहे हैं ये आपको 9th के अंदर ये 16.667 आपको शो ऑफ हो रही है, ठीक है। इसको आपने यूं ही लिख लिया प्लस मैक्सिमम। उसके बाद हमने लिखा कि N10 जो है बेसिकली सक्सेसर है N9 का, बिल्कुल बात दुरुस्त है। N9 जो है सक्सेसर है, N10 जो है बेसिकली सक्सेसर है N9 का, बिल्कुल ठीक है। N10 बिलोंग्स टू सक्सेसर ऑफ N9, बिल्कुल ठीक है। अब इस जो N10 नोड है इसका हमने कम्युनिकेशन कॉस्ट लिख लिया। यहाँ से देखें 9 to 10 जो है ना तो हमारी 13 वैल्यू है, 13 को लिख लिया प्लस, और पिछले वाले N10 नोड की हमने रैंक अप वैल्यू एज इट इज़ लिख दी, जैसे 14.667 था, और ये हमारा सम अप होके 27.667 आ गया। फिर हमने इसको डब्ल्यू आई की 9 की नोड की जो वैल्यू थी 16.667 उसमें ऐडअप किया और ये आपका बन गया 44.334। आगे चलते हैं। ये 8 नोड और 7th नोड का हमने इसी तरह निकाल लिया, इसके बाद 6th नोड का भी हमने इसी तरह निकाल लिया। अब हम आते हैं 4th नोड के ऊपर। 4th नोड पे जब आप आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4th नोड की जो हमने वैल्यू है बेसिकली 14.667 हमने नोट डाउन कर ली। फिर उसके बाद हमने किया कि 4th नोड के चेक किए कि सक्सेसर कौन कौन से। तो बेसिकली 4th नोड के सक्सेसर थे वो थे आपके पास 8 और 9। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4th नोड के सक्सेसर हैं 8 और 9, बिल्कुल बात ठीक है। सबसे पहले 14th की वैल्यू हमने लिख ली 12.667। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा मैक्सिमम, और मैक्सिमम में से हमने एक वैल्यू लेनी है, आपको पता है या N8 की वैल्यू को फोकस करना है या N9 की, इनमें से जो सी बड़ी होगी। तो एक को हमने कंप्यूट किया तो उसका रिज़ल्ट आ गया 35.667, और जबकि दूसरे को कंप्यूट किया तो उसकी वैल्यू आ गई 44.334। ये यहाँ पे N8 और N9 की वैल्यूज़ नोट्स की हमने लिख दी, और साथ में उसकी कम्युनिकेशन कॉस्ट थी वो भी लिख दी। इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं हम। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक की जो है रिज़ल्ट 62.667 आ रहा है और एक का 67.334। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू पिक कर ली 67.334, इसमें 12.667 ऐड अप किया तो ये बन गया 80.001। सिमिलरली हम चलते जाएंगे आगे रैंक ऑफ नोड 3 और इसी तरह रैंक ऑफ नोड 2 भी हम निकाल लेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें कि रैंक अप जो हमने नोड 1 का निकाला है N1 का, उसमें आप ये देख सकते हैं कि रैंक जो है नोड 1 जो है इसके सक्सेसर बेसिकली 5 हैं, 2, 3, 4 और 5 और 6 नोड्स जो हैं इसके सक्सेसर्स हैं। तो हमें यहाँ पे जैसे हमने पहले किया है कि तमाम सक्सेसर्स के अंदर उनकी कम्युनिकेशन कॉस्ट्स और उनके जो रैंक अप्स थे उनको प्लस करके उसमें से जो हमने मैक्सिमम वैल्यू है निकाली। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो N2 है उसकी कम्युनिकेशन कॉस्ट और जो उसके रैंक अप को हमने ऐड अप किया, जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो 95.001 है। जब इसमें 13 ऐड किया तो 108.001 बन रहा था। तो इस तरह हमने तमाम नोड्स के रैंक अप निकाल लिए, और इसके बाद हम आगे चलेंगे रैंक डाउन के ऊपर। रैंक डाउन जो है आपका इसी तरह एक मैथमेटिकल उसका एक फार्मूला गिवन है, और एंट्री नोड के लिए उन्होंने बताया है कि जो एंट्री नोड होगी रैंक डाउन में उसकी वैल्यू बेसिकली 0 होगी।
तो रैंक डाउन जो है वो बेसिकली स्टार्टिंग नोड से शुरू होता है और स्टार्टिंग नोड की वैल्यू 0 हो जाती है। और इसमें हमने बेसिकली प्रीडिसेसर्स को मद्देनज़र रखना होता है। जैसे हम देख लें यहाँ पे कि अगर हम 2 का प्रीडिसेसर देखेंगे, अल्टीमेट प्रीडिसेसर, तो उसका 1 है। जैसे तो हमने एक प्रीडिसेसर का कॉलम बना लिया जिसमें हमने मुख्तलिफ वैल्यूज़, जैसे यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल हम नोट 10 की वैल्यू देखते हैं, तो नोट 10 के जो प्रीडिसेसर हैं वो 7, 8 और 9 हैं, जबकि नोट 8 के जो प्रीडिसेसर हैं वो है 2, 4 और 6। तो साथ ही एवरेज कंप्यूटेशन कॉस्ट जो है वो तो हमने ऑलरेडी पेरेंट से नोट करके रखी हुई हैं। यहाँ पे जो रैंक डाउन की रिज़ल्ट्स हैं वो भी मैं आपको सामने टेबल पे दिखा रहा हूँ। ये नोट 1 से लेके नोट 10 तक इनकी जो रैंक डाउन की वैल्यूज़ हैं वो आपके सामने हैं। हमने रैंक एंट्री, जो रैंक डाउन के लिए जो एंट्री नोट था नोड नंबर 1, उसकी तो वैल्यू हमने लिख दी 0। और अब हम जब नेक्स्ट नोड की तरफ जाएंगे, नोड नंबर 2 की तरफ, तो हमने फार्मूला जो है इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। फार्मूला बेसिकली ये है कि ये पैरेंथेसिस में आप कुछ मैथमेटिकल फॉर्म देख रहे हैं और उसके अंदर लिखा हुआ, बाहर लिखा हुआ मैक्सिमम। ये बेसिकली प्रीडिसेसर्स हैं। जिस भी नोड के ऊपर हमने रैंक डाउन मालूम करना होगा, उसके प्रीडिसेसर नोड्स को मद्देनज़र रखते हुए हम उनके जो रैंक डाउन्स होंगे उसको, और उनके जो वेट्स होंगे, एवरेज वेट्स होंगे उनको, और उनकी जो कम्युनिकेशन कॉस्ट होगी बेसिकली, जिसका नोड का हमने चेक करना होगा रैंक डाउन, और जो उसकी प्रीडिसेसर होगा, इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन कॉस्ट होगी उसको हमने मद्देनज़र रखना होगा। जैसे कि हम समझने के लिए फ़िलहाल ये N2 नोड को ले लेते हैं। जैसे N1 जो है प्रीडिसेसर है नोड 2 का, हमने यहाँ पे जो सबसे पहले देखेंगे रैंक डाउन जो आ रहा है नोड नंबर 1 का, वो हमारे पास 0 है। उसके बाद 13 वैल्यू शो ऑफ हो रही है। ये बेसिकली 13 वैल्यू जो है आपकी जो नोड नंबर 1 है उसकी एवरेज WI कॉस्ट है जो 13 है। उसके बाद हमने 1 और 2 नोड के दरमियान जो कम्युनिकेशन कॉस्ट है उसको हमने लिख देना है। जैसे यहाँ पे इस केस में 18 शो ऑफ हो रही है, तो ये आपका टोटल बन जाएगा 31। बाकी तो यहाँ तक इजी हैं। हम अगर नोड 8 को देख लें, क्योंकि नोड 8 के जो है प्रीडिसेसर्स हैं वो 2, 4, 6 हैं, और 2, 4, 6 के अंदर यहाँ पे आपको तीनों बेसिकली जो इसके प्रीडिसेसर है नोड 2, 4 और 6, इसके लिए आपको वैल्यूज़ कंप्यूट करनी पड़ेंगी और इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे हमारे इस केस में 2, 4 और 6 के लिए जब हमने यहाँ कंप्यूट की तो हमारे पास 66.667 जो है हाईएस्ट वैल्यू आ रही है। बाकी दूसरी वैल्यूज़ जो लोअर थी 61.667 और 44.667 उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। रैंक 9 का भी इसी तरह निकाल लेंगे। रैंक जो नोड 10 है उसके लिए भी सिमिलरली इसी तरह हम निकाल लेंगे। तो आपके पास एक रैंक डाउन की ना एक कॉलम में तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी, तमाम टास्क के अगेंस्ट पे, और ये हमारी बेसिकली रैंक डाउन की वैल्यूज़ होंगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये रैंक डाउन और रैंक अप की जो वैल्यूज़ हैं हमारे हेफ्ट एल्गोरिथम में कैसे यूज़ होंगी, मैं इस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ। बेसिकली हेफ्ट एल्गोरिथम जो है वो 2 फेजेस में है, जिसका एक 1 फेज़ जो है टास्क प्रायोरिटाइजिंग फेज़ है, और जो दूसरा इसका फेज़ है वो बेसिकली प्रोसेसर सिलेक्शन फेज़ है। फर्स्ट फेज़ में हमने बेसिकली टास्क को प्रायोरिटाइज कर देना, और यहाँ पे हम इसकी दूसरी डेफिनेशन को देख लेते हैं। दिस फेज़ रिक्वायर्स द प्रायोरिटी ऑफ ईच टास्क टू बी सेट विद द अपवर्ड रैंक वैल्यू rank up, which is based on mean computation and mean communication cost. The task list is generated by the sorting the task by decreasing order of rank queue. Tie breaking is done randomly. There can be alternative policies for tie breaking, such as selecting the task whose immediate successor task has higher upward ranks. Since these alternate policies increase the time complexity, we prefer a random selection strategy. It can be easily shown that the decreasing order of rank U values provide a topological order of tasks, which is a linear order that preserve the precedence constraints. हमने यहाँ पे रैंक अप के हिसाब से बेसिकली टास्क को सॉर्ट आउट कर लेना है। जो हमारे पास ऑलरेडी रैंक अप कंप्यूट हुए थे सबके, हमने उनको सॉर्ट कर लिया है बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो यही हमारा जो है ना टास्क बेसिकली प्रायोरिटाइज होंगे इसी तरह स्टेप बाय स्टेप। पहले 1 टास्क, फिर 4 टास्क, 3rd टास्क, हम उनको रैंक अप की वैल्यूज़ के ऊपर प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। प्रोसेसर सिलेक्शन का फेज़ आ गया है हेफ्ट एल्गोरिथम का, जो बेसिकली ये 2 फार्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं। ये एक EST और EFT
निकालने का तरीकाकार है। EST से क्या मुराद है, ये बेसिकली अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है, और EFT से मुराद है अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ये किसी भी काम करने के को शुरू करने के लिए जल्दी से जल्दी अवेलेबल टाइम किसी भी प्रोसेसर पे, उसको हम EST कह सकते हैं। और EFT हम उस टाइम को कहते हैं जो हम किसी भी प्रोसेसर के ऊपर जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करने का एक टाइम जो हमारे पास कंप्यूट हो सकता है, हम उसको EFT कह सकते हैं। उसके लिए मेरे कुछ मैथमेटिकल फार्मूले दिए हुए हैं। हम कुछ इसके टेबल्स को पहले थोड़ा सा डिफाइन कर दे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये हमने वही जो टेबल है जिसको हमने पिछले ए पार्ट में हेफ्ट के जो टास्क प्रायोरिटाइजिंग फेज था उसको ऐसे ही लिखा है। हमने इसको सॉर्टेड ऑर्डर में रखा हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे 1 4 3 2 ये जो टास्क हैं तमाम ये रैंक अप की बेसिस पे सॉर्ट हुए हैं। उसके बाद हमने प्रीडिसेसर्स नोट कर लिए कॉलम में, और EST और EFT के कॉलम्स कुछ बना लिए ईच प्रोसेसर के। और यहाँ पे एक आप टर्म देख रहे होंगे अवेलेबल जे, ये टर्म जो है क्या करती है, इस पर थोड़ा सा मैं डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि अगर EST की जो वैल्यू है, हमने इस बेसिकली इस पैरेंथेसिस के अंदर जो एक मैथमेटिक्स दी हुई है, इसके अंदर हमने बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू को लेना है। अवेलेबल जे से क्या मुराद है, अवेलेबल जे से मुराद ये है कि कोई भी प्रोसेसर जो है वो किस टाइम पे अवेलेबल हो सकता है किसी टास्क के लिए। मतलब अगर किसी टास्क में एग्जीक्यूट होना मकसद है तो जो प्रोसेसर है वो किस टाइम पे अवेलेबल होगा, और उसको हम अवेलेबल जे कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम है और प्रीडिसेसर लिखा गया है कि माना जिस नोड को आपने मालूम करना है जिसका EST, उसके तमाम प्रीडिसेसर्स के लिए प्रीडिसेसर्स का EFT हमें मालूम करना होगा पहले, और फिर उसके बाद उसकी जो कम्युनिकेशन कॉस्ट है उसको लिखना होगा, और इन दोनों का जो सम अप होगा हमें उसमें से मैक्सिमम पिकअप करना है। उसके बाद EFT का फार्मूला लिखा गया है। EFT के अंदर हमने जो EST आपके पिछले स्टेप में आप मालूम करेंगे किसी भी नोड का, उसके अंदर उसी की जो है जब WI कॉस्ट डाल देंगे तो ये आपका EFT बन जाएगा। हम सबसे पहले एक नोड EST का जो फर्स्ट नोड है इसके ऊपर आते हैं, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जो सबसे P1 है यहाँ पे, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि P1 जो है, और P2 और P3 के लिए हम कंप्यूट कर रहे हैं EST, और EST के फार्मूले को सामने रखते हुए देखते हैं कि अवेलेबल जे क्या है। अवेलेबल जे आप देख सकते हैं कि टास्क नंबर 1 के लिए अवेलेबल जे जो है P1 के लिए भी 0 है, और P2 के लिए भी 0 है, और P3 के लिए भी 0 है। चूँकि तीनों प्रोसेसर अभी ऑलरेडी फ्री हैं, आइडल मोड में हैं, तो हमने इनका अवेलेबल जे 0 ले लिया टास्क नंबर 1 के लिए। और चूँकि इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है तो हम इसका प्रीडिसेसर जब नहीं है तो हम उसकी EFT वैल्यू को 0 कंसिडर कर लेते हैं, तो ये तमाम वैल्यूज़ 0 0 हो जाएंगी। तो EST इस तरह आपका नोड 1 का बन गया 0 0। अगर हम EFT इसका निकालें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास ऑलरेडी 0 0 वैल्यूज़ आ रही थी, हमने उनको लिखा है, और उसके अंदर टास्क नंबर 1 का जो डिफरेंट कंप्यूटेशन कॉस्ट थी P1 P2 P3 के ऊपर, वो थी 14 16 एंड 9। हमने उनको इनके अंदर एडअप कर दिया, जिसके अंदर हमारे पास रिजल्ट्स आ गए 14 16 एंड 9। हमने इसमें से सबसे लोवेस्ट वैल्यू को लेना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो टास्क है बेसिकली उस मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाए जो कम से कम टाइम ले रही हो। तो यहाँ पे हमारी जो टास्क था वो बेसिकली P3 के ऊपर साइन हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा सबसे लोवेस्ट टाइमिंग ले रही है। तो हमारा जो एक्चुअल फिनिश टाइम है N1 का वो बेसिकली 9 बन गया है। हमने यहाँ पे देखते जाएँ कि हमने अवेलेबल 1 टास्क की बिल्कुल सीध में हमने यहाँ पे अवेलेबल जे की जो वैल्यूज़ हैं उसमें हमने P1 पे 0 कर दिया, P2 पे 0 कर दिया, और P3 के ऊपर हमने 9 वैल्यू पुट कर दी। इसकी वजह ये थी कि हमने यहाँ पे देखना है कि टास्क 1 के बाद जो है अब जो प्रोसेसर है उनकी क्या कंडीशन है, प्रोसेसर्स इस टाइम कितने कितने इंगेज हैं और किस टाइमलाइन तक इंगेज हैं। जबकि EST और EFT में जो वैल्यूज़ हम डालेंगे वो वही होंगी जो हमने पहले से यहाँ पे अभी कंप्यूट की हैं, हम उनको साथ साथ डालते जाएंगे। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टर्न जो है प्रोसेसर टास्क 4 की है। सिमिलरली हमने देखा कि टास्क नंबर 4 के लिए जो है पहले प्रोसेसर की कंडीशन देखेंगे अवेलेबल जे की। तो अवेलेबल जे की कंडीशन ये है कि P1 पे 0 है, P2 पे 0 है, P3 पे 9 है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं P2 P1 पे 0, P2 पे 0 और P3 जो है 9 पे। उसका मैक्सिमम लिख दिया हमने। अब चूँकि N4 के जो प्रीडिसेसर है वो बेसिकली N1 है, तो N1 की जो हमने AFT की वैल्यू लिखनी है सबसे पहले P1 के लिए, तो 9 लिख दिया। और अब आपने ये देखना है कि चूँकि ये जो 9 है, ये जो 9 यूनिट्स लिए हैं इसने P3 पे लिए हैं और हम P1 की वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं EST के। तो अगर हमें टास्क नंबर 4 P1 पे चलाना है तो हमें इसकी जो कम्युनिकेशन कॉस्ट है वो भी उठानी पड़ेंगी। तो हम यहाँ पे इसकी जो कम्युनिकेशन कॉस्ट है देख लेते हैं क्या है। वो जो 1 to 4 है वो भी है 9 यूनिट्स कम्युनिकेशन कॉस्ट। तो हमने उस 9 को भी यहाँ 9 + 9 कर दिया, इक्वल्स टू 18 हो गया। और फिर आपने देखना है कि 0 और इस 18 में से जो मैक्सिमम वैल्यू है आपने उसको आखिर पे लिख देना है। तो सिमिलरली हमने इस तरह सेकंड प्रोसेसर के लिए लिख लिया। अब हम आते हैं थर्ड EST। जब हम नोड 4 का निकाल रहे हैं उसकी जो P3 के लिए वैल्यू है, ये तो देखें कि यहाँ पे 9 + 0 लिखा गया। क्यों ऐसा लिखा गया? इसलिए कि जब आपने P3 जो अर्लियर टास्क है N1 वो आपने P3 के ऊपर चला दिया और अब आपको वो P4 भी आप चलाना चाहते हैं अपने टास्क 4 जो है सॉरी वो चलाना चाहते हैं अपने P3 के ऊपर, तो आपको कम्युनिकेशन कॉस्ट नहीं देना पड़ेगी। इसलिए हम आप उसकी वैल्यू 0 कर देते हैं, क्योंकि हमारा सेम प्रोसेसर के ऊपर पहले वाला प्रीडिसेसर टास्क भी चल रहा था और ये वाला टास्क भी अगर उसी के ऊपर चलेगा तो हमें कम्युनिकेशन कॉस्ट नहीं देना पड़ेगी। इसलिए तो हम 9 + 0 करके इक्वल्स टू 9 कर देते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि EFT जो आपने कैलकुलेट करना है नोड नंबर 4 के लिए, वो सिमिलरली सेम EST वाली वैल्यूज़ जो हैं, जैसे यहाँ पे 18, 18 और 9 आ रही हैं हमारे पास, हमने यहाँ पे 18, 18 एंड 9 लिख लिया। और WI की जो वैल्यूज़ हैं टास्क नंबर 4 के लिए वो थी हमारी 13, 8 और 7, जो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। 13, 8 और 17 सॉरी 13, 18 और 13, 8 और 17 13, 8 और 17 सॉरी 13, 8 और 17 को हमने ऐडअप किया तो ये हमारा EFT जो बन गया 31, 26 और 26। इसमें हमने सबसे लोवेस्ट वैल्यू को पिक कर लिया। जैसे हमने यहाँ पे P2 को पिक कर लिया कि जो फर्स्ट P2 पे जो वैल्यू आ रही थी 26, ये हमारा एक्चुअल फिनिश टाइम हम इसको बना लेंगे N4 का, और इसको हम इस टेबल पे मेंशन करते जाएंगे। बाकी वैल्यूज़ की कंप्यूटेशन तो थोड़ा सिमिलर है, जो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, हमने कंप्यूट किए हैं। जो थोड़ा सा मुश्किल आपको फील होगी वो यहाँ पे होगा टास्क नंबर 9 के ऊपर। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जिन वैल्यूज़ का टास्क नंबर 9 का जो प्रीडिसेसर्स हैं वो 2, 4, 5 हैं और इसके मल्टीपल प्रीडिसेसर हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। टास्क नंबर 5 के लिए हमने EST की वैल्यू निकालनी है फॉर P1, फॉर P2 एंड फॉर P3। सबसे पहले हम मैक्सिमम देखेंगे कि जो P1 है वो नोड नंबर क्योंकि इसके एक्चुअली 3 प्रीडिसेसर हैं, 2 भी है, टास्क नंबर 2 भी इसका प्रीडिसेसर है, टास्क नंबर 4 भी प्रीडिसेसर है, टास्क नंबर 5 भी प्रीडिसेसर है। तो जो हम देखेंगे कि P1 के ऊपर जो है P1 जो अवेलेबल होगा वो आपको होगा 40 यूनिट ऑफ टाइम के ऊपर, और जो है P2 आपको अवेलेबल होगा 42 यूनिट ऑफ टाइम पे, और जो P3 अवेलेबल होगा वो 38 यूनिट ऑफ टाइम। तो जो हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है नोड नंबर 2, 4 और 5 की, जो आप यहाँ ये देख सकते हैं, इसमें हमने क्या कर लिया कि हमने इसे हमने टास्क नंबर 2 की AFT की वैल्यू 40 लिख ली, प्लस उसकी जो देखा कि वो किस प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे कि नोड नंबर 2 के ऊपर हमने देखा तो ये नोड नंबर 2 के लिए जो इसका AFT वैल्यू थी वो हमारे पास हो रही थी P1 के ऊपर। तो चूँकि P1 की हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं और नोड नंबर 2 भी जो है वो AFT उसकी एक्चुअल फिनिश टाइम जो है वो P1 के ऊपर है, इसलिए हम उसकी कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है 0 कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे। तो ये टोटल बन जाएगा 40। इस तरह आगे चलते जाएँ, नोड नंबर
4 की EFT की वैल्यू निकाली, जो हमारे पास पहले आ रही 26, उसके अंदर हमने उसकी एक कम्युनिकेशन कॉस्ट को एडअप किया। वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि क्योंकि जो 26 जो EFT है नोड नंबर 4 का, वो P1 के ऊपर नहीं था, वो किसी और प्रोसेसर पे था, तो इसके वजह से हमारा कम्युनिकेशन कॉस्ट बीच में इन्वॉल्व होगा, तो जो हमने एडअप कर दिया। सिमिलरली हमने 3 वैल्यूज़ ये हमारे पास आ गई हैं, और इसमें से हमने जो लार्जेस्ट वैल्यू वो हमने पिक कर ली, वो 51 है, और 51 और 40 के दरमियान जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 51 है। इसी तरह हमने P1 की कैलकुलेशन भी कर ली, P2 की भी कर ली, और P3 की भी कर ली, और EFT का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे। जिस तरह की ये टास्क 8 के लिए जो है EST निकाला गया है और EFT निकाला गया है, ये सेम कंप्यूटेशन बार बार होती रहेंगी टिल आपके पास जो आखिरी नोड है उसका EFT आ जाएगा। ये जो EFT आपके EFT और EST की जो वैल्यूज़ आएंगी, हम इन सब को टेबल में डाल देते हैं, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले जो टेबल दिखाया था, और इस तरह हमारा ये टेबल मुकम्मल हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि EFT के अंदर कुछ वैल्यूज़ को मैंने अंडरलाइन किया है। ये वो वैल्यूज़ हैं जो बेसिकली ये टास्क जिस प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट हो रहे थे, जो मेरे बेसिकली उन प्रोसेसर के ऊपर एक्चुअल फिनिश टाइम बन रहे हैं, तो उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। और इन्हीं की बेसिस के ऊपर मैं ये इस रिसर्च पेपर के अंदर एक ग्राफ प्लॉट हुआ था जो हेफ्ट एल्गोरिदम को शो ऑफ कर रहा था, जो यहाँ पे मैंने आपको राइट साइड पे आपको दिखाया हुआ है। ये वैल्यूज़ आपकी जो आपके टेबल में कंप्यूट होके आई हैं, वो कम से कम इस जो है टाइमलाइन को मैप होनी चाहिए, इसके ऊपर इनसे रिजल्ट्स मैच करने चाहिए। अगर कोई पॉइंट का डिफरेंस आ भी गया है तो एटलीस्ट इतना माइन्यूट लेवल का तो एक्सेप्टेबल है, पर वो एटलीस्ट इन वैल्यूज़ के ऊपर ही आपका जो EFT की वैल्यूज़ हैं, जो AFT की वैल्यूज़ हैं, वो आनी चाहिए। इसके बाद हम फर्दर चलते हैं। जो हमारा CPOP नेक्स्ट एल्गोरिदम है, क्रिटिकल पाथ इसके अंदर भी 2 फेजेस हैं, टास्क प्रायोरिटाइजिंग फेज़ है और प्रोसेसर सिलेक्शन फेज़ है। बस इसमें फ़र्क इस चीज़ का है कि वहाँ पे हम जस्ट रैंक अप को फोकस कर रहे थे, यहाँ पे हमने रैंक अप और रैंक डाउन दोनों की वैल्यूज़ को पहले लिख लिया अपने पास के टास्क 1 से लेकर टास्क 10 तक, उनकी रैंक अप और डाउन की वैल्यूज़ क्या हैं। फिर उसके अंदर उन दोनों वैल्यूज़ को हमने सम अप कर दिया। सम अप करने के बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं जो आपके पास सामने यहाँ विजिबल है। हमने इन रिज़ल्ट्स को लेने के बाद इनको सॉर्ट कर दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और हमने जब देखा कि हमने रैंक अप और डाउन को जब हमने सॉर्ट किया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो हमारे पास सेम आ रही हैं। अभी देख सकते हैं कि टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2, टास्क नंबर 9, टास्क नंबर 10 के लिए जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो सेम आ रही हैं। सेम आने का मकसद या ये निकालने का मकसद ये था यहाँ पे कि हम बेसिकली टास्क प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, तो हम यहाँ से इस सेम वैल्यूज़ से ये अक्स कर रहे हैं कि ये हमारे जो 4 टास्क हैं, बेसिकली टास्क नंबर 1, 2, 9 और 10, ये बेसिकली क्रिटिकल टास्क हैं। इस डैग के जो है ना क्रिटिकल टास्क हैं। क्रिटिकल टास्क से क्या मुराद है? क्रिटिकल टास्क से ये मुराद है कि इस पूरे डैग में एटलीस्ट इन टास्क का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम इनको अगर एक प्रोसेसर पे कर लेंगे तो ये हमारे लिए ईजी रहेगा, हमारी कम्युनिकेशन कॉस्ट इतनी नहीं बढ़ेंगी, और जो ओवरऑल डैग की वैल्यूज़ हैं वो कुछ बेहतर तरीके से चलेंगी। या ये भी कहा जा सकता है कि हम एटलीस्ट इन जो नोड्स की जो कंप्यूटेशन है और जो इनकी कम्युनिकेशन कॉस्ट है, उनको उसको मेनली फोकस पे रखें, या किसी भी डैग की जो कम्युनिकेशन जो क्रिटिकल नोड्स हैं उनको मेनली फोकस पे रखें। इसलिए ये एल्गोरिदम ज़्यादा थोड़ा सा यूज़ हो सकता है। यहाँ पे हमने 4 टास्क को कह दिया कि ये क्रिटिकल टास्क हैं। अब इन टास्क को हमने मुख्तलिफ प्रोसेसर पे ये रन हो रहे थे, P1, P2, P3, इनके ऊपर डिफरेंट इनकी कंप्यूटेशन कॉस्ट थी। हमने उन कंप्यूटेशन कॉस्ट को बेसिकली सम अप कर दिया है, P1 के लिए भी सम अप कर दिया है, P2 के लिए भी सम अप कर दिया है, और P3 के लिए भी सम अप कर दिया है। तो यहाँ पे हमने देखा ये कि ये P2 के ऊपर सबसे लोवेस्ट वैल्यू दे रहा है कंप्यूटेशन कॉस्ट की, तो हम ये कह लेते हैं कि P2 बेसिकली इसका क्रिटिकल प्रोसेसर है इस डैग का, जो हमें ये क्रिटिकल टास्क हमारे जो है लोवेस्ट टाइम में परफॉर्म करके दे रहा है। उसके बाद का सेकंड फेज़ आया था प्रोसेसर सिलेक्शन फेज़। एक्चुअली ये भी हेफ्ट एल्गोरिदम की तरह बिल्कुल सिंपल है। इसमें भी EST का सेम फार्मूला यूज़ होता है, EFT का सेम फार्मूला यूज़ होता है, पर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमने इन टास्क को
जो प्रायोरिटाइज़ किया है वो बेसिकली जो क्रिटिकल टास्क को निकालने के लिए किया गया है। इस बेसिस पे टास्क प्रायोरिटाइज हुए हैं जो हमने पिछले सेक्शन में कर लिए है CPOP के। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके मुख्तलिफ प्री डिसेसर्स हमने उसी तरह जैसे हमने हेफ्ट एल्गोरिथम में लिख लिए थे, एक कॉलम में लिख दी हैं। EST EFT की वैल्यूज़ भी सेम है, अवेलेबल J की भी उसी तरह कॉलम बनाया गया है और उसमें हमने वैल्यूज़ इंटर करनी है। बस इसमें फ़र्क ये है कि हमें जो टास्क नंबर 1, 2, 9 और 10 हैं, ये टास्क हमने जो अपने क्रिटिकल प्रोसेसर है P2 के ऊपर ही एग्जीक्यूट करवाने हैं। इस एल्गोरिथम का मेनली फोकस ये है कि आप अपने जो क्रिटिकल टास्क हैं वो आप अपने क्रिटिकल प्रोसेसर के ऊपर ही एग्जीक्यूट करवाएंगे। मैं आपके सामने कुछ वैल्यूज़ इसकी जो है डिफ़ाइन कर देता हूँ ताकि आपको इसको सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे आपने EST निकाल लिया नोड 1 का और EFT निकाला नोड 1 का। यहाँ पे सिमिलरली हमने उसी तरह देखा कि प्रोसेसर की पोजीशंस क्या है, तमाम प्रोसेसर आइडल हैं और उसके बाद इसके जो प्रीडिसेसर्स हैं नोड नंबर 1 के वो कोई नहीं है, इसलिए हमने वो 0 वैल्यूज़ पुट कर दी तो हमारे पास EST आ गया टास्क नंबर 1 के लिए। तो इसका EFT भी निकालना सिंपल था, जैसे उसके अंदर 0 वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी थी EST से, उसके अंदर हमने WI की वैल्यूज़ पुटअप कर हमने इनकी जो मुख्तलिफ प्रोसेसर पे जो कंप्यूटेशन कॉस्ट थी उनको हमने ऐडअप कर दिया। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमने बेसिकली EFT के लेवल के ऊपर हम एक मिनिमम चूज़ करते थे, पर हमने यहाँ पे 9 को चूज़ नहीं किया, हमने यहाँ पे 16 को चूज़ किया। उसकी वजह यह है कि हम इस चीज़ को जानते हुए कि ये जो टास्क है टास्क 1 ये P3 पे कम टाइम ले रहा है, उसके बावजूद भी हम इसको टास्क 2 पे प्रोसेसर 2 के ऊपर एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमने ये पिछले सेक्शन में टास्क प्रायोरिटाइजिंग फेज़ में ये मान लिया है कि हमारा जो प्रोसेसर 2 है बेसिकली ये हमारा क्रिटिकल प्रोसेसर है और क्रिटिकल टास्क को हैंडल करने के लिए हम जो तमाम क्रिटिकल टास्क हैं वो प्रोसेसर नंबर 2 को ही हवाले करेंगे। तो हमने यहाँ पे अपनी AFT की वैल्यू जो है नोड नंबर 1 के लिए उसको 16 को AFT की वैल्यू बना दिया है N1 के लिए। इसी तरह हमने N2 की नोड नंबर 2 जो है या टास्क नंबर 2 जो है उसकी हमने वैल्यूज़ को चेक करना शुरू कर दिया और इसी तरह जैसे हमने पिछले हेफ्ट में किया है इसका भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आप ये देखें कि जब हमने जो नोड 2 है उसको भी हम इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे तो चूँकि EFT की वैल्यूज़ 47, 35 और 52 आ रहे हैं, 35 वैसे भी लोवेस्ट वैल्यू है, पर अगर यहाँ 35 लोवेस्ट वैल्यू ना भी होती तो फिर भी हमने जो नोड नंबर 2 था उसको P2 के ऊपर असाइन करवा देना था। इस तरह चलते जाएँ तो हम ये टास्क नंबर 3 के लिए EST और EFT निकाल लेंगे, उसके बाद टास्क नंबर 7 के लिए निकाल लेंगे, टास्क नंबर 4 के लिए निकाल लेंगे, टास्क नंबर 5 के लिए निकाल लेंगे। इसमें कुछ चीज़ें मद्देनज़र रखने वाली वो ये हैं कि यहाँ पे जब हम देखेंगे कि हमने टास्क 1 और टास्क 2 के लिए EST और EFT की वैल्यूज़ निकाल ली, जब हम टास्क 9 के ऊपर आएंगे तो हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, वो ये कि हमें इसके प्रीडिसेसर की कैलकुलेशन पहले करनी पड़ेगी। चूँकि टास्क नंबर 9 के लिए इसके जो प्रीडिसेसर्स हैं उनकी अभी कैलकुलेशन मुकम्मल नहीं हुई है, जैसा कि हमने टास्क नंबर 2, 4 और 5 के लिए इस वक्त अभी कैलकुलेशन मुकम्मल नहीं की थी। तो हम 9 के बाद जो है इसके प्रीडिसेसर जैसे 2 तो हो चुका है पर 4 और 5 रिमेनिंग है, तो हम कोशिश करेंगे पहले 4 और 5 के रिजल्ट्स कंप्यूट हो जाएं, उसके बाद हम 9 के लिए कंप्यूट कर लेंगे। तो उसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे आगे की तरफ। तो यहाँ पे जो टास्क आते जाएंगे हम स्टेप बाय स्टेप उनको उसके EST और EFT मालूम करते जाएंगे, पर जूँ ही हमारे प्रीडिसेसर मुकम्मल हो जाएं, किसी भी टास्क के जो प्रीडिसेसर मुकम्मल हो जाएं और वो प्रायोरिटी में हाई हो, तो हमने कोशिश करना है कि पहले उस टास्क को एग्जीक्यूट किया जाए जिसके प्रीडिसेसर्स भी कंप्यूट हो चुके हैं और उस टास्क की प्रायोरिटी भी हाई है और हमने उसको रोक के रखा हुआ है या उसको अभी तक कंप्यूट नहीं किया, उसको पहले कंप्यूट करें और बाद में जो लोवेस्ट प्रायोरिटी जो टास्क है उसको कंप्यूट करें। तो यहाँ पे कुछ एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जैसे टास्क नंबर 8 है, इसकी कंप्यूटेशन थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ कि टास्क नंबर 8 के लिए हमने EST और EFT कैसे निकाला है। जैसे ये टास्क नंबर 8 आपके पास यहाँ पे आ रहा है, सिमिलरली जैसे हेफ्ट में हमने किया था सेम फार्मूला यहीं पे वैसे ही इम्प्लीमेंट हो रहा है और सिर्फ फार्मूले की इम्प्लीमेंटेशन हुई है बस इसके अंदर। और EST और EFT की वैल्यूज़ थोड़ा सा कैलकुलेट करने में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है कि कोई गलती ना मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपको जो है ना आखिर में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कर सकती है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि नोड नंबर 10 के ऊपर जो इसकी ये बेसिकली क्रिटिकल टास्क है, ये भी हमने P2 को असाइन किया है और इसकी ये वैल्यू देख रहे हैं कि आप
कि जो टास्क नंबर 10 है इसका जो AFT वैल्यू बना है वो बेसिकली 86 है। ये बेसिकली सबसे लास्ट टास्क था हमारे डैग का, जो इसको हमने जब प्लॉट किया है टाइमलाइन ग्राफ के ऊपर, जैसा कि रिसर्च पेपर में था। तो ये जो आपके टेबल की वैल्यूज़ हैं इसी तरह जैसे हेफ्ट में सेम आनी चाहिए, इसी तरह CPOP में भी आपकी इस टाइमलाइन ग्राफ से तो कुछ मिलनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास टास्क नंबर 10 के लिए 86 वैल्यू आ रही थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टास्क नंबर 10 जो है हमारा 86 के ऊपर टाइम स्पेन पे ख़त्म हो रहा है। तो ये था थोड़ा सा बेसिकली CPOP और हेफ्ट एल्गोरिदम की कंप्यूटेशन का थोड़ा सा तरीकाकार आपको मैंने क्लियर करना चाहा था। बाकी इसके अंदर इस रिसर्च पेपर में काफ़ी सारी और भी टर्म्स हैं, और इसकी जो टेस्टिंग एनालिसिस है उसके बारे में मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द आपके लिए कुछ वीडियो लेकर आऊँ। टिल देन बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।